तो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर सेशन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 7 का चैप्टर 8, बाजार में एक कमीज। यह अध्याय हमें एक कमीज की कहानी बताता है। ये कहानी कपास के उत्पादन से प्रारंभ होती है और कमीज के बिकने पर ख़त्म हो जाती है। आइए हम देखें कि बाजारों की श्रृंखला कपास उगाने वाले को सुपर बाजार में कमीज खरीदने वाले से कैसे जोड़ देती है। इस श्रृंखला में हर कड़ी के साथ खरीदना और बेचना जुड़ा हुआ है। क्या इससे सबको बराबर लाभ होता है या कुछ को दूसरों की अपेक्षा अधिक लाभ होता है? हम यह पता लगाने का प्रयत्न करेंगे। यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है, हम इसके माध्यम से इस चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। कुरनूल में कपास उगाने वाली एक किसान, स्वप्ना, जो कुरनूल आंध्र प्रदेश की एक छोटी किसान है, अपने छोटे से खेत में कपास उगाती है। कपास के पौधों पर आए डोडे पक रहे हैं और उनमें से कुछ चटक भी चुके हैं, इसीलिए स्वप्ना रुई चुनने में व्यस्त है। डोडे जिनमें रुई भरी है एक साथ चटक कर नहीं खुलते हैं, इसीलिए रुई की फसल इकट्ठा करने के लिए कई दिन का समय लग जाता है। रुई एकत्र हो जाने के बाद स्वप्ना उसे अपने पति के साथ कुरनूल के कपास बाजार में न ले जाकर एक स्थानीय व्यापारी के पास ले जाती है। फसल की बोनी शुरू करने के समय स्वप्ना ने व्यापारी से खेती करने के लिए बीज, खाद, कीटनाशक आदि खरीदने के लिए बहुत ऊंची ब्याज दर पर 2,500 रुपये कर्ज पर लिए थे। उस समय स्थानीय व्यापारी ने स्वप्ना को एक शर्त मानने के लिए सहमत कर लिया था। उसने स्वप्ना से वादा करवा लिया था कि वह अपनी सारी रुई उसे ही बेचेगी। कपास खेती में बहुत अधिक निवेश करने की जरूरत पड़ती है, जैसे उर्वरक, कीटनाशक आदि। इन पर किसानों को काफ़ी व्यय करना पड़ता है। प्रायः छोटे किसानों को इन खर्चों की पूर्ति करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। व्यापारी के परिसर में उसके दो आदमी रुई के बारे में तोड़ रहे थे। 1,500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से 6,000 रुपये की रुई हुई। व्यापारी ने दिए हुए ऋण तथा ब्याज के 3,000 रुपये काट लिए और स्वप्ना को 3,000 रुपये ही दिए। स्वप्ना को मिले केवल 3,000 रुपये। तो पहले आप इन क्वेश्चंस का आंसर्स दे सकते हैं। क्या स्वप्ना को रुई का उचित मूल्य मिला? व्यापारी ने स्वप्ना को कम मूल्य क्यों दिया? आपके विचार से बड़े किसान अपनी रुई कहाँ बेचेंगे? उनकी स्थिति किस प्रकार स्वप्ना से भिन्न है? तो पहले हम यहाँ पर देखते हैं। कुरनूल की कपास मंडी में व्यापारी कपास बेचता है। जिनिंग मिलें कपास खरीद लेती है। जिनिंग मिलें कपास से बीज हटाती है और दबाकर कपास के गट्ठर बनाती है। चौथा, सूत काटने की मिलें कपास के गट्ठर खरीद लेती है। पांचवा, सूत काटने की मिलें कपास से धागा बनाती है। और छठवां, सूत काटने की मिलें व्यापारियों को धागा बेच देती है। व्यापारी ने क्या किया था? रुई बहुत सस्ती बिक रही है, बाजार में बहुत रुई आ गई है। फिर स्वप्ना ने कहा, इस रुई को उगाने में मैंने 4 महीने तक जी तोड़ मेहनत की। आप देखिए इस बार रुई कितनी बढ़िया और साफ है। इस बार मुझे बेहतर कीमत मिलने की उम्मीद थी, लेकिन व्यापारी ने क्या किया? स्वप्ना को बहुत कम कीमत दी थी, सिर्फ 3,000 रुपये। फिर व्यापारी आया, उसने कहा, अम्मा मैं आपको अच्छी कीमत दे रहा हूँ, दूसरे व्यापारी इतनी भी नहीं देंगे। आपको मेरा विश्वास ना हो तो कुरनूल के बाजार में जाकर पता लगा आओ। जैसा आपने अक्सर देखा होगा ऐसा करते हैं। स्वप्ना, नाराज ना हो, मैं भला आप पर कैसे संदेह कर सकती हूँ? मैंने तो केवल उम्मीद की थी कि इस बार रुई की फसल में इतनी आमदनी हो जाएगी कि कुछ महीनों का गुजारा चल सके। यद्यपि स्वप्ना जानती है कि कपास कम से कम 1,800 रुपये प्रति क्विंटल में बिकेगी, लेकिन वह आगे बहस नहीं करती। व्यापारी गांव का शक्तिशाली आदमी है और किसानों को कर्जे के लिए उस पर निर्भर रहना पड़ता है, न केवल खेती के लिए वरन अन्य आवश्यकताओं के लिए भी, जैसे बीमारी, बच्चों की स्कूल की फीस आदि। फिर वर्ष में ऐसा भी समय आता है जब किसानों को कोई काम नहीं मिलता और उनकी कोई आय भी नहीं होती। उस समय केवल ऋण लेकर ही जीवित रहा जा सकता है, यानी कि उस समय वो कौन सी बेरोजगारी पे होते हैं? मौसमी। कपास की पैदावार करके भी स्वप्ना की आय उस आय से बस थोड़ी ही ज़्यादा है जो हम मजदूरी करके कमा लेती। अब हम बात करते इरोड का कपड़ा बाजार। तमिलनाडु में सप्ताह में 2 बार लगने वाला इरोड का कपड़ा बाजार संसार के विशाल बाजारों में से एक है। इस बाजार में कई प्रकार का कपड़ा बेचा जाता है। आसपास के गांवों में बुनकरों द्वारा बनाया गया कपड़ा भी इस बाजार में बिकने के लिए आता है। बाजार के पास कपड़ा व्यापारियों के कार्यालय हैं जो इस कपड़े को खरीदते हैं। दक्षिणी भारत के शहरों के अन्य व्यापारी भी इस बाजार में कपड़ा खरीदने आते हैं।
बाजार के दिनों में आपको वे बुनकर भी मिलेंगे जो व्यापारियों के ऑर्डर के अनुसार कपड़ा बनाकर यहाँ लाते हैं। ये व्यापारी देश और विदेश के वस्त्र निर्माताओं और निर्यातकों को उनके ऑर्डर के अनुसार कपड़ा उपलब्ध कराते हैं। ये सूत खरीदते हैं और बुनकरों को निर्देश देते हैं कि किस प्रकार का कपड़ा तैयार किया जाना है। हम यहाँ पे एक उदाहरण देख सकते हैं। जैसे बाजार में एक व्यापारी की दुकान है। कई सालों में इन व्यापारियों ने देश भर के वस्त्र निर्माताओं से संपर्क स्थापित कर लिए, जिनसे उन्हें ऑर्डर मिलते रहते हैं। वे अन्य लोगों से सूत खरीद कर लाते हैं। कपड़ा बुनने वाले बुनकर आसपास के गांवों में रहते हैं। वे इन व्यापारियों से सूत ले आते हैं। बुनाई करके रखने के लिए उन्होंने अपने घरों के पास ही व्यवस्था कर रखी है। इस तस्वीर में आप ऐसे ही एक घर में रखे हुए पावर लूम बिजली चालित करघे को देख सकते हैं। बुनकर अपने परिवार के साथ इन करघों पर कई घंटों तक काम करते हैं। बुनाई की अधिकतर ऐसी इकाइयों में 2 से 8 करघे तक होते हैं, जिन पर सूत से कपड़ा बुनकर तैयार किया जाता है। तरह तरह की साड़ियाँ, तौलिए, शर्टिंग, औरतों की पोशाकें, चादरें आदि इन करघों पर बनाई जाती है। बुनकर तैयार किए हुए कपड़े को शहर में व्यापारी के पास ले आते हैं। इस तस्वीर में बुनकर शहर में व्यापारी के पास जाने की तैयारी में बैठे हैं। व्यापारी यह हिसाब रखता है कि उन्हें कितना सूत दिया गया था और बुने हुए कपड़े का भुगतान उन्हें कर देता है। अब हम बात करेंगे दादन व्यवस्था और बुनकरों द्वारा घर पर कपड़ा तैयार करना। कपड़ा उपलब्ध कराने के जो ऑर्डर मिलते हैं, उनके आधार पर व्यापारी बुनकरों के बीच काम बांट देते हैं। बुनकर व्यापारी से सूत लेते हैं और तैयार कपड़ा देते हैं। इस व्यवस्था से बुनकरों को स्पष्टतया 2 लाभ प्राप्त होते हैं। बुनकरों को सूत खरीदने के लिए अपना पैसा नहीं लगाना पड़ता, साथ ही तैयार कपड़ों को बेचने की व्यवस्था भी हो जाती है। बुनकरों को प्रारंभ में ही पता चल जाता है कि उन्हें कौन सा कपड़ा बनाना है और कितना बनाना है। आपके लिए कुछ क्वेश्चंस। इरोड का कपड़ा बाजार में निम्नलिखित लोग क्या काम कर रहे हैं? व्यापारी, बुनकर या निर्यातक? और बुनकर व्यापारियों पर किस किस तरह से निर्भर है? कच्चे माल को प्राप्त करने और तैयार माल की बिक्री के लिए भी व्यापारियों पर बनी निर्भरता के चलते व्यापारियों का बहुत वर्चस्व बन जाता है। वे ऑर्डर देते हैं कि क्या कपड़ा बनाया जाना है और इसके लिए वे बहुत कम मूल्य देते हैं। बुनकरों के पास ये जानने का कोई साधन नहीं है कि वे किसके लिए कपड़ा बना रहे हैं और किस कीमत पर उसे बेचा जाएगा। कपड़ा बाजार में व्यापारी यह कपड़ा पहनने के लिए वस्त्र बनाने के कारखानों को बेचते हैं। इस तरह से बाजार का झुकाव व्यापारियों के हित में ही अधिक होता है। आपके लिए कुछ और क्वेश्चंस। यदि बुनकर खुद सूत खरीदकर बने हुए कपड़े बेचते हैं तो उन्हें 3 गुना ज़्यादा कमाई होती है। क्या यह संभव है? इस पर चर्चा करें। क्या इसी तरह की दादन व्यवस्था पापड़, बीड़ी और मसाले बनाने में भी देखने को मिलती है? अपने इलाके से इस संबंध में जानकारी इकट्ठी कीजिए और आपस में चर्चा करें। आपने अपने इलाके में सहकारी संस्थाओं के बारे में सुना होगा, जैसे दूध, किराना, धान आदि के व्यवसाय में। पता लगाएं कि लाभ किसके लिए स्थापित की गई है। अगर आपको पता होगा तो ये भी आपको पता होगा कि हमारे संविधान के आर्टिकल 19 में सहकारी आदि का प्रावधान किया गया है और इसके अलावा आर्टिकल 42 में भी हमारे उसमें सहकारी के बारे में बताया गया है। बुनकर अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर या ऊंची ब्याज दर पर ऋण लेकर करघे खरीदते हैं। एक करघे का मूल्य 20,000 रुपये है, इसीलिए छोटे बुनकर को भी 2 करघों के लिए लगभग 40,000 रुपये का निवेश करना पड़ता है। इन करघों पर अकेले काम नहीं किया जा सकता। कपड़ा बनाने के लिए बुनकर और परिवार के दूसरे वयस्क सदस्यों को दिन में 12 घंटे तक काम करना पड़ता है। इस पूरे कार्य के द्वारा वे महीने में लगभग 3500 रुपये ही कमा पाते हैं। व्यापारी और बुनकरों के बीच की यह व्यवस्था दादन व्यवस्था कहलाती है, जहां व्यापारी कच्चा माल देता है और उसे तैयार माल प्राप्त होता है। भारत के अनेक क्षेत्रों में कपड़ा बुनाई के उद्योग में ये व्यवस्था प्रचलित है। बुनकर सहकारी संस्थाएं। हमने देखा कि दादन व्यवस्था में व्यापारी बुनकरों को बहुत कम पैसा देते हैं। व्यापारियों के ऊपर निर्भरता को कम करने और बुनकरों की आमदनी बढ़ाने के लिए सहकारी व्यवस्था एक साधन है। एक सहकारी संस्था में वे लोग जिनके हित समान हैं इकट्ठे होकर परस्पर लाभ के लिए काम करते हैं। जैसे अगर आप दूध में सहकारिता की बात करें तो अमूल इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है। बुनकरों की सहकारी संस्था में बुनकर एक समूह बनाकर कुछ गतिविधियां सामूहिक रूप से करते हैं। वे सूत व्यापारी से सूत प्राप्त करते हैं और उसे बुनकरों में बांट देते हैं। सहकारी संस्था विक्रय का कार्य भी करती है।
इस तरह व्यापारी की भूमिका समाप्त हो जाती है और बुनकरों को कपड़ों का उचित मूल्य प्राप्त होता है। कभी कभी सरकार उचित मूल्य पर सहकारी संस्थाओं से कपड़ा खरीदकर उनकी मदद करती है, जैसे कि तमिलनाडु में सरकार स्कूलों में निःशुल्क गणवेश योजना चलाती है। सरकार इसके लिए पावरलूम बुनकरों की सहकारी संस्था से कपड़ा लेती है। इसी तरह सरकार हस्तकरघा बुनकर सहकारी समिति से भी कपड़ा खरीदकर कोऑप्टेक्स नामक दुकानों के माध्यम से बेचती है। आपने अपने शहर में शायद कहीं ऐसी दुकानें देखी होंगी। या फिर इसके अलावा अगर बात करें एमएसपी प्रणाली, तो वो भी इस निर्भरता को कम करने में कारीगर है। दिल्ली के निकट वस्त्र निर्यात करने का कारखाना। एरोड का व्यापारी बुनकरों द्वारा निर्मित कपड़ा दिल्ली के पास बने बनाए वस्त्र निर्यात करने वाले एक कारखाने को भेजता है। वस्त्र निर्यात करने वाली फैक्ट्री इसका उपयोग कमीज बनाने के लिए करती है। ये कमीजें विदेशी खरीदारों को निर्यात की जाती है। कमीजों के विदेशी ग्राहकों में अमेरिका और यूरोप के ऐसे व्यवसायी भी हैं जो स्टोर्स की श्रृंखला चलाते हैं। ये बड़े बड़े स्टोर्स के स्वामी केवल अपनी शर्तों पर ही व्यापार करते हैं। वे माल देने वालों से न्यूनतम मूल्य पर माल खरीदने की मांग करते हैं। साथ ही वे सामान्य की उच्चतम स्तर की गुणवत्ता और समय पर सामान देने की भी शर्त रखते हैं। सामान जरा सा भी दोषयुक्त होने पर या माल देने में जरा भी विलंब होने पर बड़ी सख्ती से निपटा जाता है। इसीलिए निर्यातक इन शक्तिशाली ग्राहकों द्वारा निश्चित की गई शर्तों को भरसक पूरा करने की कोशिश करते हैं। आपके लिए कुछ और क्वेश्चन। विदेशों में खरीदार वस्त्र निर्यात करने वालों से क्या क्या अपेक्षाएं रखते हैं? वस्त्र निर्यातक इन शर्तों को क्यों स्वीकार कर लेते हैं? और वस्त्र निर्यातक विदेशी खरीदारों की शर्तों को किस प्रकार पूरा करता है? ग्राहकों की ओर से इस प्रकार के बढ़ते दबावों के कारण वस्त्र निर्यात करने वाले कारखाने खर्चे में कटौती करने का प्रयत्न करते हैं। वे काम करने वालों को जहां तक संभव हो सके न्यूनतम मजदूरी देकर अधिकतम काम लेते हैं। इस तरह से वे अपना लाभ तो बढ़ाते ही हैं और विदेशी ग्राहकों को भी सस्ते दामों पर वस्त्र देते हैं। इम्पैक्स गारमेंट फैक्ट्री में 70 कामगार हैं, उनमें से अधिकांश महिलाएं। इनमें से अधिकतर कामगारों को अस्थायी रूप से काम पर लगाया गया है। इसका आशय यह है कि जब भी फैक्ट्री मालिक को लगे कि कामगार की आवश्यकता नहीं है, वह उसे जाने को कह सकता है। कामगारों की मजदूरी उनके कौशल के अनुसार तय की जाती है। काम करने वालों में अधिकतम वेतन दर्जी को मिलता है, जो लगभग 3000 रुपये प्रति माह होता है। स्त्रियों को सहायक के रूप में धागे काटने, बटन टाँकने, इस्त्री करने और पैकिंग करने के लिए काम पर रखा जाता है। इन कामों के लिए न्यूनतम मजदूरी दी जाती है। आपके लिए कुछ और क्वेश्चंस। इम्पैक्स गारमेंट फैक्ट्री में अधिक संख्या में महिलाओं को काम पर क्यों रखा गया होगा? आप इस पर डिस्कस कर सकते हैं। मंत्री को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखकर आपके विचार से मजदूरों के लिए जो उचित भुगतान है उसकी मांग करें। नीचे दी गई कमीज के चित्र में दिखाया गया है कि व्यवसायी को कितना मुनाफा हुआ और उनको कितना खर्च उठाना पड़ा। यदि कमीज का लागत मूल्य 600 रुपये है तो इस चित्र से जानिए कि इस कमीज की कीमत में क्या क्या शामिल होता है। मजदूरों का भुगतान, जैसे दर्जी को मिला 3000 रुपये प्रति माह। इस्त्री करना प्रेस, उसके लिए मिला था 1.50 रुपये प्रति पीस। जांच करना 2000 रुपये प्रति माह। धागे काटना और बटन लगाना 1500 रुपये प्रति माह। संयुक्त राज्य अमेरिका में वह कमीज वस्त्र निर्यातक ने 300 रुपये प्रति कमीज के हिसाब से कमीजें बेची। कपड़ा और कमीज में लगने वाले अन्य कच्चे माल का मूल्य 100 रुपये प्रति कमीज के हिसाब से पड़ा। कामगारों की मजदूरी 25 रुपये प्रति कमीज और कार्यालय चलाने का खर्च 25 रुपये प्रति कमीज की दर से हुआ। क्या आप वस्त्र निर्यातक को प्रति कमीज पर मिलने वाले लाभ की गणना कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। गारमेंट फैक्ट्री के मजदूर, गारमेंट के निर्यातक और विदेशी बाजार के व्यवसायी ने प्रत्येक कमीज पर कितना पैसा कमाया, तुलना करके पता लगाइए। व्यवसायी बाजार में ऊंचा मुनाफा कमा पाता है, इसका क्या कारण है? आपने विज्ञापन वाला अध्याय पढ़ा है। चर्चा करें कि व्यवसायी प्रत्येक कमीज पर विज्ञापन के लिए 300 रुपये की राशि क्यों खर्च करता है। बाजार में लाभ कमाने वाले कौन है? बाजार की एक श्रृंखला रुई के उत्पादनकर्ता को सुपरमार्केट के खरीदार से जोड़ देती है। इस श्रृंखला की हर कड़ी पर खरीदना और बेचना होता है। आइए फिर से याद करें कि वे कौन कौन से लोग थे।
जो खरीदने और बेचने की इस प्रक्रिया में सम्मिलित थे, और क्या उन सभी को समान रूप से लाभ हुआ, या लाभ की मात्रा अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रही। कुछ लोगों ने बाजार में लाभ कमाया, जबकि कुछ को खरीदने बेचने से कुछ खास लाभ नहीं हुआ। बहुत परिश्रम करने के बाद भी उन्होंने बहुत कम कमाया। क्या आप इस तालिका में उन्हें दर्शा सकते हैं? यह आपके लिए एक एनालिसिस वर्क है और आप सोच करके इसमें दर्शा सकते हैं। बाजार और समानता। विदेशी व्यवसायी ने बाजार में अधिक मुनाफा कमाया। उसकी तुलना में वस्त्र निर्यातक का लाभ मध्यम श्रेणी का रहा। दूसरी ओर वस्त्र निर्यातक फैक्ट्री के कामगार मुश्किल से केवल अपनी रोजमर्रा की जरूरतों की पूर्ति लायक ही कमा सके। इसी प्रकार हमने देखा कि कपास उगाने वाले छोटे किसान और इरोड़ के बुनकरों ने कड़ी मेहनत की, लेकिन बाजार में उन्हें उनके उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिला, जैसे स्वप्ना का हमने उदाहरण देखा था। व्यवसायी या व्यापारियों की स्थिति बीच की है। बुनकरों की तुलना में उनकी कमाई अधिक थी, लेकिन निर्यातक की कमाई से बहुत कम है। इस तरह बाजार में सब बराबर नहीं कमाते हैं। प्रजातंत्र के अंतर्गत सबको बाजार में उचित मजदूरी मिलनी चाहिए, फिर चाहे वो कांता हो या स्वप्ना। ये हमारे उसमें कहाँ पे मेंशन है? डीपीएसपी के आर्टिकल 43 में। यदि परिवार पर्याप्त नहीं कमाएंगे तो वे अपने आप को दूसरों के बराबर समझेंगे कैसे? इसके अलावा हमारे संविधान में आर्टिकल 38 में लोक कल्याणकारी वृद्धि के लिए राज्य प्रयास करेगा, तो उन चीज़ों में भी ये मेंशन है। और साथ ही साथ आर्टिकल 43 मजदूरों के लिए कुछ प्रावधान करता है। क्या आप ये जानते थे कि आप जो रेडीमेड वस्त्र खरीदते हैं उनके पीछे कितने अलग अलग लोगों का प्रयास रहता है? एक और बाजार लोगों को काम करने, उन चीज़ों को बनाने और बेचने का अवसर देता है जो वे उगाते या बनाते हैं। किसान यहाँ रुई बेच सकता है तो बुनकर अपना बनाया हुआ कपड़ा। दूसरी ओर बाजार से धनवान और शक्तिशाली लोग ही प्रायः सर्वाधिक कमाई करते हैं। ये वे लोग हैं जिनके पास पैसा है, अपने कारखाने हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं और बहुत ज़मीनें हैं। गरीबों को अनेक चीज़ों के लिए धनी और शक्तिशाली लोगों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। गरीबों को उनके ऊपर ऋण के लिए, जैसा छोटी किसान स्वप्ना के लिए हुआ था, कच्चा माल प्राप्त करने और अपना सामान बेचने के लिए, जैसे दादन व्यवस्था में बुनकरों के साथ होता है, और प्रायः नौकरी प्राप्त करने के लिए, जैसा वस्त्र के कारखानों में कामगारों के साथ हुआ, निर्भर रहना पड़ता है। इस निर्भरता के कारण बाजार में गरीबों का शोषण होता है। इन समस्याओं के समाधान के लिए भी रास्ते हैं, जैसे उत्पादक मिलकर सहकारी संस्थाएं बनाएं और कानूनों का दृढ़ता से पालन हो। सतत विकास लक्ष्य 8 में उचित कार्य और आर्थिक वृद्धि के बारे में कहा गया है। तो चलिए अब आपके लिए कुछ होमवर्क। स्वप्ना ने अपनी रुई कुरनूल के रुई बाजार में न बेचकर व्यापारी को क्यों बेच दी? दूसरा, वस्त्र निर्यातक कारखाने में काम करने वाले मजदूरों के काम के हालत और उन्हें दी जाने वाली मजदूरी का वर्णन करें। क्या आप सोचते हैं कि मजदूरों के साथ न्याय होता है? ऐसी किसी चीज़ के बारे में सोचिए जिसे हम सब इस्तेमाल करते हैं। वह चीनी, चाय, दूध, पेन, कागज, पेंसिल आदि कुछ भी हो सकती है। चर्चा करें कि यह वस्तु बाजारों की किस श्रृंखला से होती हुई आप तक पहुंचती है। क्या आप उन सब लोगों के बारे में सोच सकते हैं जिन्होंने इस वस्तु के उत्पादन और व्यापार में मदद की होगी? यहाँ दिए गए 9 कथन को सही क्रम में कीजिए और फिर नीचे बनी कपास की डोरियों के चित्रों में सही कथन के अंक भर दीजिए। पहले 2 चित्रों में आपके लिए अंक पहले से ही भर दिए गए हैं। शब्द संकलन, यानी कि अब हम बात करेंगे कुछ टर्मिनोलॉजीज पे। जिनिंग मिल, वह फैक्ट्री जहाँ रुई के गोलों से बीज अलग किए जाते हैं। यहाँ पर रुई को दबाकर गट्ठर भी बनाए जाते हैं जो धागा बनाने के लिए भेज दिए जाते हैं। निर्यातक, वह व्यक्ति जो विदेशों में माल बेचता है। और मुनाफा, जो आमदनी हुई है उसमें से सारे खर्चों को घटा देने के बाद बचने वाली राशि। यदि खर्चे आमदनी से ज़्यादा हो जाए तो घाटा हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसे कंटेंट मिलते रहे। और जिन लोगों को लगता है कि एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं है तो वैसे फ्री टाइम में सुन सकते हैं। थैंक्स टू वॉचिंग।